हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते होंगे बिहार सीटेट 90 से कम, यानी जो सीटेट का अदर स्टेट का मामला था, वो 90 से कम वालों को लेकर के फाइनली जो पटना हाई कोर्ट का वो जजमेंट आया था। अभी तक आप लोगों ने जजमेंट के बारे में तो देखा ही होगा किस तरीके का जजमेंट था। अगर नहीं देखा है तो जो है चैनल पर वीडियो है, आप उसके बारे में जानकर देख सकते हैं। उससे संबंधित विस्तृत जानकारी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीटेट का मामला है ये नोटिफिकेशन के ऊपर आधारित होने वाला था, लेकिन आप लोगों में कई सारे लोग चीज़ें को नहीं मान रहे थे। जो मैं चीज़ें इसके पहले वीडियो में डिस्कस करता था, वही फाइनली पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है। हालांकि अभी राज्य सरकार ने हलफनामे की बात की है, जिस पर अभी बहुत चर्चा होनी बाकी है। ये केस इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि पटना हाई कोर्ट ने एक बार इस पे स्टे भी लगाया है 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर के बाद फाइनली जो है 6 तारीख को यानी 6 फरवरी को इस पे एक जजमेंट भी आया है, जिसमें साफ तौर पर बोला गया। लेकिन वो जजमेंट केवल याचिकाकर्ताओं को लिए गया था, यानी याचिकाकर्ता हो फिर हो या ना हो, जजमेंट सबको फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर आप याचिकाकर्ता नहीं भी हैं तो भी आप क्या करेंगे, एक नया केस अगर करेंगे तो उसी केस को आधार बनाकर आपको भी वही जजमेंट दे दिया जाएगा जो याचिकाकर्ताओं को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा जो विस्तृत मामला था वो यही है कि सीटेट 90 से कम में अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है, माननीय जज साहब ने साफ तौर पर बात की। हालांकि वकील साहब ने भी अच्छे तरीके से पक्ष रखा। देखिए, सीटेट का मामला अब तक कब तक का निपटारा हो गया होता, सभी कैंडिडेट को जॉब मिल जाती, लेकिन क्या होता है ना, ये ग्रुप में पैसा लेकर के सभी चीज़ों को खत्म कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार चिल्ला के कहता था कि भाई देखो, आप लोग स्वयं केस लड़ रहे हैं, इसलिए जाइए, आप डायरेक्ट जाइए और वहाँ पर डायरेक्ट बात करिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर कैंडिडेट क्या करते थे, ग्रुप में पैसा देते थे और वो पैसा वकील के पास पहुंचता ही नहीं था। अच्छे अच्छे वकील यहाँ पर किए गए थे, लेकिन पैसा ही नहीं था, तो लोग किस तरीके का कार्य कर सकते थे। और ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता तो वहां से चीजें और स्पष्ट हो जाती। हालांकि अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये मामला बिना सुप्रीम कोर्ट जाए क्लियर नहीं होने वाला है। पटना हाई कोर्ट आपको पेंडिंग में रखेगी बहुत दिन तक, और वहां तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। पटना, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब झारखंड बनाम सीटेट का मामला था, उसने भी एक चीज़ें उन्होंने साफ तौर पर बोला कि आप नोटिफिकेशन को बीच में बदल नहीं सकते, यानी आज अपने मन से जब मन कहा उठा करके कई सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज़ें जब भी हाई कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय ने इस तरीके का आदेश दे रखा है सभी राज्य सरकार को कि देखिए, जो भी आपको मानक निर्धारित करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप उसको स्पष्ट तौर पर व्यक्त करवाइए, या फिर जो आपकी जिस दिन परीक्षा त्रुटि, लेकिन जो भी इसका, जैसे कि जब विज्ञापन निकलता है तो वहां पर एक तो होता है विकल्प कि उस चीज को त्रुटि में बदला जाए, यानी कि जो त्रुटियां हो उसको सही किया जाए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तो सभी चीजों पर विस्तृत तौर पर जज साहब ने बातें की हैं, और उन बातों को ही कंसीडर करके ये जजमेंट दिया गया है कि अभी कैंडिडेट जो भी जॉब में है, यानी उनको बाहर ना किया जाए। ऐसा ऑर्डर ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई डीओ मान नहीं रहे थे। तो वहां पर जज साहब ने बोला है कि भाई देखो, जो कैंडिडेट यहाँ याची हैं उनकी नौकरी पुनः यानी जितना दिन से अभी तक उन्होंने सैलरी नहीं पाया है, उतना दिन की सैलरी दी जाए, और साथ ही में जब तक ये केस पेंडिंग में है तब तक उनकी नौकरी दी जाए। यानी नॉर्मल सी बातें हैं कि नौकरी तब तक रहेगी जब तक केस चल रहा है। अगर केस का जजमेंट कुछ गलत आता है तो चीजें भविष्य के हिसाब से निर्धारित की जाएंगी, लेकिन जजमेंट गलत आएगा ही नहीं, ये 100% श्योर है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन की बातें की जाएंगी तब कहीं जाकर के यहाँ पर कैंडिडेट रेडी रहेंगे, और हमेशा जीत होगी कैंडिडेट की। अगर नोटिफिकेशन की बात आई, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट अब तक गया होता तो कितने दिन पहले ही क्लियर हो जाता, और सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर स्टे लगा देता तो राज्य सरकार या किसी डीओ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर कैंडिडेट को बाहर करते। अभी भी हिम्मत नहीं है, यहाँ पर कैंडिडेट की ही गलती है। अगर कोई भी डीओ सीटेट के मामला को लेकर के बाहर करता है तो उनके पास खुद डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कि वहाँ पर ये पहुँचा सकते हैं कि भाई देखो, 3 अक्टूबर को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने सीधे तौर पर स्टे लगा रखा है कि कैंडिडेट को किसी को बाहर ना किया जाए जो भी जॉब में है। तो यहाँ पर कैंडिडेट जो भी जॉब में है उनके लिए सीधे तौर पर विकल्प है कि भाई देखो, हम पटना हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के द्वारा आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। आप डीओ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, और कोर्ट से जो है कॉल फॉर रिपोर्ट, यानी कॉल फॉर रिपोर्ट डीओ जिस जिले से आप हैं वहाँ से आप रिपोर्ट के लिए कोर्ट में एक अर्जी लगा सकते हैं उस किसी भी वकील के द्वारा। यानी इस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं, जिससे डीओ परेशान हो जाएंगे अगर आपके प्रति उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा या फिर निकालने की बातें की है। तो आप ये अपना, आपका स्वयं कार्य है, आप अपना कर सकते हैं। 3 अक्टूबर का वो जजमेंट है जिसपे जो 3 अक्टूबर का वो स्टे है जिसपे अभी भी केस पेंडिंग में है वो, तो चीजें बहुत ही आसानी से नहीं होने वाली हैं जिस तरीके से मतलब यहाँ पर राज्य सरकार चाह रही है। क्योंकि देखिए, पटना हाई कोर्ट का स्टे है, कैंडिडेट खुद ही नहीं पता है कितने कैंडिडेट को यही नहीं पता है केस नंबर क्या है स्टे का। क्योंकि वो उस आदेश पर आप अगर किसी भी वकील से मिलेंगे तो वहाँ पर एक आदेश करवा लेंगे कि भाई क्यों निकाला जा रहा है, यद्यपि इस मामले पर स्टे लगा हुआ है, और वहाँ पर वो स्टे को अगर नहीं माना जा रहा है आपके, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट वहीं से एक बार में जो है उठाकर सभी चीज़ों को अंदर कर देगा। तो यहाँ पर ये मामला था पूरा। अभी यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर मतलब तकरीबन 9-10 पेज का ऑर्डर था।
उसमें सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से माननीय जज साहब ने स्थगित मतलब समझाई हैं और उन सभी चीज़ों पर विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब जो है 6 पेज की बात हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को केस का भाई आर्डर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं पटना उच्चतम न्यायालय की साइट पर, और वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 18/343/2024 का ये मामला था और ये चल रहा है फिलहाल। इसमें देखिए ये प्रावधान नहीं था कि बिहार से बाहर की महिलाएं ऐसे छूट के लिए पात्र नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा करने से महिलाओं को निवास के आधार पर भारत के संविधान की योजना में समरूप समूह के वर्गीकृत किया जाएगा। मतलब सीधे तौर पर बात किया गया है कि इन्होंने ये कहा कि देखिए महिलाओं को आप इस तौर पर, ऐसा कोई बात उस नोटिफिकेशन में नहीं की गई थी कि भाई देखिए यहाँ पर अदर स्टेट की महिलाओं को जो है इस तरीके के नंबर चाहिए, यानी साफ तौर पर। और अगर नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है फिर भी महिलाओं को एक वहाँ के मतलब महिलाओं को महिला के आधार पर नहीं देखा जा रहा है सीधे तौर पर, क्योंकि अगर आप महिला के आधार पर देखेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से सही है, और अगर नोटिफिकेशन आपका गलत है तभी आप महिला के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। मतलब चीज़ें ये हैं कि जो अदर स्टेट की फीमेल गई हैं वो बिहार जाने के बाद तो मेल तो हो नहीं गई, वो हैं तो फीमेल ही, क्योंकि अगर सिलेक्शन उनका फीमेल में, बिहार फीमेल में यानी जनरल फीमेल में हुआ है तो वहाँ पर जाने पर किस आधार पर वो फीमेल हो जाएंगी, ये चीज़ें यहाँ पर कह रहा है। अब देखिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अभाव में अस्वीकार है, इस कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही बात है। जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही निवास के आधार पर भेदभाव अनुमति देता है। देखिए जब निवास के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर किस तरीके से भेदभाव, मतलब ये सभी चीज़ें जो भी हैं। देखिए अब यहाँ पर था कि 26/2023 का जो फाइनल आया था जजमेंट, यानी जो विज्ञापन जारी किया गया था वहाँ पर शुद्धि पत्र भी, यानी कि विज्ञापन जारी करने के बाद उसका शुद्धि पत्र में भी यहाँ पर साफ तौर पर बातें नहीं की गई है कि खंड शामिल किया होता है कि बिहार राज्य, मतलब जो फाइनल मतलब कि इसमें जो चीज़ें निकलती हैं उसके शुद्धि पत्र में भी ये नहीं शामिल किया गया था कि सीटेट है वो 60% के कम ही महिलाओं को, मतलब जो 60% 60 नंबर से कम है वो अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं लिया गया। मतलब जो शुद्धि पत्र है उसमें भी इस तरीके की चीज़ें नहीं दी गई थी बिहार सरकार द्वारा। फिर किस हिसाब से वो बाहर कर देगी नौकरी में लेने के बाद, यद्यपि कि आपने DB भी करवा लिया है। अब यहाँ पर देखिए अब इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं को ने या तो विज्ञापन को चुनौती दी होती या भाग नहीं लिया होता, या देखते हुए उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, लेकिन चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चयन नियुक्ति के समय किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं की गई। ठीक है, मतलब यही बात मैं बोल रहा हूँ, DB पर कोई भी बवाल नहीं किया गया और नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। अब राज्य खेल के नियमों को बदल करके याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहरा रहा है। भाई बिल्कुल, जब आप सिलेक्शन लेते समय आपके सारे नियम सही थे तो नौकरी पाने के बाद किस तरीके के नियम गलत हो गए, तो यही चीज़ यहाँ पर बात की गई है याचिकाकर्ताओं के द्वारा। मतलब ये सब वही सब चीज़ें हैं। आप किसी भी कैंडिडेट को वहां पर दिव्यांगता, देखिए दिव्यांगता और महिला के नाम पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 तो ये आपको सीधे कह रहा है, यदि आपको इस तरीके का भेदभाव करना है तो आप निवास लगाएंगे, या फिर अगर निवास नहीं भी लगता है तो भी आप नोटिफिकेशन में ये चीज़ें स्पष्ट करेंगे कि देखिए हमें यहाँ की महिलाओं को इतना नंबर लेना है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बात की गई हैं जो यहाँ पर किया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये उस केस की बात किया गया है जिस पे ऑलरेडी स्टे मतलब लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम देखें यहाँ पर याचिकाकर्ता द्वारा किया कि रिट आवेदन, मतलब यहाँ देखिए प्रस्तुत किया कि रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान जिला कार्यक्रम स्थान मुंगेर के ज्ञापन 45 57 49 58 ये सब ज्ञापन बताए गए हैं। निहित दिनांक 31/12/2024 को आइए 1/2050 अनुलंघ, मतलब ये सभी चीज़ें वहाँ पर बताई गई कि इन्होंने बोला कि ये मामला ऑलरेडी माननीय जो है उच्च न्यायालय में पेंडिंग में है, यानी जो स्टे है वो चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। तो उस चीज़ पर यहाँ पर सीधे तौर पर बात किया गया है। अधिवक्ता की दलील दी कि सीटेट या बीटेट द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों में छूट देना आरक्षण का पहलू नहीं है। ये बात एकदम सही है, यही मेन चीज़ है जो कि केस जितवाएगी कि आरक्षण की बातें जब आएंगी तो यहाँ पर भाई आप केस हार जाएंगे, लेकिन ये आरक्षण का पहलू है ही नहीं। सीधी बात समझिए, यहाँ पर यह भी दलील दी गई कि एक बार उक्त छूट दे दी गई तो यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें यही हैं। मैं आपको जो बता दिया हूँ कि भाई देखो ये आरक्षण का मामला है ही नहीं, आरक्षण का मामला है वो क्वालिफिकेशन का मामला है, और क्वालिफिकेशन में आपको छूट मिल सकती है, आरक्षण में छूट नहीं मिलेगी। सीधी सीधी बातें हैं, मतलब सारी चीज़ें हैं जो कि ये मामला पूरी तरीके से कैंडिडेट के पक्ष में आएगा। अब अगर आप देखेंगे तो 15/5/2024 को बरकरार रहेंगे ये मामला 1/25 सारी चीज़ें हैं जो कि पेंडिंग में है। अभी भी इसको जो है मार्च में रखा गया है इस केस को। अब यहाँ पर फाइनल जजमेंट अगर जज साहब का देखेंगे तो इस प्रकार याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः बहाल कर दिया जाएगा और वे अपने संबंधित स्कूल में कार्य ग्रहण करने की तिथि तक पूर्ण वेतन पाने के हकदार होंगे। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो ये कैंडिडेट जो भी यहाँ पर बाहर किए गए उनको यहाँ पर अंदर करके और सेवा मुक्ति यानी जो सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र बाहर दिया गया था वो यहाँ पर खारिज करके फिर से इनको जिस दिन से ये सेवा ज्वाइन की है उस दिन से आज तक की सैलरी मिलने वाली है। ये चीज़ें जज साहब ने सैलरी की बातें मेंशन कर दी हैं।
तो इस तरीके की बात अगर आपके सामने है तो आप समझ लीजिए ये केस बहुत ही अच्छी तरीके से चलने वाला है। हालाँकि इसके इस मैटर पर ऑलरेडी 2-3 केस हैं जो कि जिस केस पर स्टे लगा हुआ है उसका भी डिसीजन आना अभी बाकी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब कुल मिला-जुला कर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताया था, वही चीज़ें फाइनली जज साहब ने यहाँ पर अपने जजमेंट में कुछ इस तरीके का लिखा है। हालाँकि मार्च में इसकी डेट लगी है, वहाँ पर चीज़ें और स्पष्ट हो जाएँगी। लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया जो कैंडिडेट जॉब में है, उनकी जॉब नहीं जाने वाली है और 100% श्योर है कि कैंडिडेट अगर इस केस को पूरी तरीके से क्लेरिफ़ाई कर ले जाएँगे लास्ट तक। वैसे उम्मीद यही है कि 100% केस जीत देंगे। तो वहाँ पर जो कैंडिडेट निकाले गए हैं, वो भी जॉब में आ जाएँगे क्योंकि यहाँ पर जॉब में आने के साथ-साथ सैलरी की भी बातें की गई हैं। हालाँकि ये यहाँ पर केवल मतलब याचिकाकर्ताओं के लिए किया गया है भाई, लेकिन याचिकाकर्ता कोई भी बन सकता है, याची बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है आप याची बनना चाहते हो तो आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप नया केस भी करेंगे तो आपको इसी प्रकार का इसी जजमेंट को आधार बना के आपको जजमेंट दे दिया जाएगा। इसलिए डरने की किसी को जरूरत नहीं है। एक जजमेंट अगर इस मैटर पर क्लियर होता है तो कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है। रही बात बिहार सरकार ने इसमें हलफनामे लगाने का, इस आर्डर में भी बात की है क्योंकि राज्य सरकार को मौका दिया गया है भाई कि आप अपना हलफनामा लगाइए। तो वहां पर अब देखने वाली बातें होंगी राज्य सरकार किस तरीके का हलफनामा लगाती है, क्योंकि कोर्ट ने ये चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि नोटिफिकेशन के आधार से ही सारी चीज़ें होंगी। और उच्चतम न्यायालय ने भी जेटेट और सीटेट मामले में स्पष्ट किया कि नोटिफिकेशन को बीच में बदला नहीं जा सकता, उसके नियम को आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आपकी गलती हो या फिर किसी भी गलती हो, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट आपका भाई अपना 4 साल 5 साल बर्बाद कर दिए जॉब में। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि बिहार में भी कैंडिडेट टीआरई 1 में जो सिलेक्ट हो चुके थे, डीबी करवाने के बाद आपकी नौकरी पक्की मानी जाती है। तो डीबी में आपने क्यों नहीं छाटा, उसके बाद से कैंडिडेट सीटेट नहीं दिए, बिहारी टीआरई 2-3 आया लगातार, कैंडिडेट भर नहीं सकते थे। क्यों नहीं भरे, क्योंकि उनको लगा कि हमारी जॉब तो हो गई है भाई, हम क्यों भरेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर सामने आई हैं और ये किसी भी तरीके से अनुच्छेद 14, 15, 16 का हनन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव और जो है अदर स्टेट की चीज़ों को दूसरे राज्य में जाने का भेदभाव, यानी सभी चीज़ों पर दिक्कतें हुई। और साथ ही साथ में यहाँ पर मानसिक टेंशन भी दे करके रखी है बिहार सरकार की, नौकरी है या नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब कैंडिडेट जो अदर स्टेट के गए हैं, बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके गए हैं, यानी किसी को डायरेक्टली लिया नहीं गया है। साथ ही साथ में डीबी भी करवाए हैं, डीबी पे भी आपके पास विकल्प था, आपने वहां पर भी लिया, सारी चीजें आपके अनुरूप ही चल रही थी। तो अचानक से रूल नियम बदल करके कैंडिडेट को बाहर करना बिल्कुल गलत है। पटना हाई कोर्ट ने जिस जजमेंट पर कैंडिडेट को बाहर किया था, शाहीन जी का मामला था, उस जजमेंट को अगर आप आधार बनाएंगे तो उस जजमेंट में उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि क्वालिफिकेशन के मामले पर हमने बाहर किया है। उन्होंने बोला कि जो है एजुकेशन में सीधे तौर पर आरक्षण का मामला अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का मामला ये नहीं है, ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए वो जजमेंट को फिर से यहाँ पर रीचैलेंज करके खारिज किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और तभी चीज़ें ज़्यादा तौर पर स्पष्ट होंगी। तो अगर कैंडिडेट नए तरीके से कोई भी परेशान ना हो, सभी लोग आराम से जो है नए नए केस इसमें करने के चक्कर में ना पड़िए, पुराने केस जो भी हैं उन्हीं के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ में अगर आप मूड बनाए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वहां से भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी और फिर राज्य सरकार को तमाम चीजों को मानना पड़ेगा। तो ये इसका जो निष्कर्ष था फाइनली जजमेंट का, वो यही है कि कैंडिडेट के पक्ष में जो है डिसीजन चल रहे हैं। हालांकि अभी इसमें मार्च में डेट लगी हुई है। मार्च में अब जो कैंडिडेट बोलते हैं कि भाई राज्य सरकार ना पता पाए, तो राज्य सरकार को ये चीज़ें, क्योंकि राज्य सरकार का वहाँ वकील एक खड़ा हुआ है, सीधे तौर पर वो राज्य सरकार का जवाब सलाब कर रहा है। आप फिर बोल रहे हैं कि वीडियो ना बनाइए नहीं तो बिहारी जान जाएंगे। भाई बिहारी जान के भी क्या करेंगे वो लोग, इतना बिहारी को प्रॉब्लम नहीं है अपने लोगों से। मेन दिक्कत है कि सिस्टम उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके की गलतियाँ सिस्टम के द्वारा की गई हैं। बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भाई अगर मान लीजिए डोमिसाइल नहीं लगाई जाती तो बिहार के कैंडिडेट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जॉब पा जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर ये सीटेट का मामला पहले ही स्पष्ट हो जाता तो जो कैंडिडेट बिहार के हैं भाई जनरल में, जिनका सिलेक्शन हो गया अपने उत्तर प्रदेश की या फिर कहीं के भी, वो क्यों भरते फॉर्म अगर ये चीज़ें स्पष्ट रहती तो वो सीटेट निकालने के बाद ही फॉर्म भरते, तो वहाँ पर होना किसी न किसी कैंडिडेट का फायदा होता बिहार में। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम की गलती से हुई हैं और सिस्टम इसकी भरपाई करेगा। इसलिए यहाँ पर चीज़ें ये मत समझिए कि कोई सरकार नहीं जान रही है। बिहार राज्य सरकार का एक वकील और एक मुंशी परमानेंटली कोर्ट में होते हैं, जो सारी चीज़ें पर डे वाइज डे आज क्या हुआ है ये चीज़ें अखबार को बताना और साथ ही साथ में कोर्ट सरकार को बताना, ये दोनों उनके हाथ में होता है। तो इस तरीके की बातें आप ना करिए जो भी कैंडिडेट होते हैं। हालांकि वेट करिए, ये मामला ऐसे सुप्रीम कोर्ट बिना जाए क्लियर नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट जो जॉब में है अब उनको टेंशन मुक्त हो जाना है। हालांकि अगर किसी के भी डिस्ट्रिक्ट से इस तरीके का लेटर जारी किया जाता है कि आपको बाहर किया जाएगा तो आप तुरंत पटना हाईकोर्ट पहुंचिए 3 अक्टूबर के उस जजमेंट को लेकर के। 9209 या है ऐसे कुछ हम आपको दे देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वो जजमेंट के द्वारा आप किसी भी वकील द्वारा एक कॉल फॉर रिपोर्ट, यानी कॉल फॉर रिपोर्ट डीओ जो आपके जिले का डीओ हो उसके नाम पर कॉल फॉर रिपोर्ट बनवा लीजिए। वहां पर उनको जवाब देना पड़ेगा कि किस अनुसार आपने बाहर किया है। ये जब स्टे पर कॉल फॉर रिपोर्ट मांगा जाती है तो डीओ क्या किसी भी अधिकारी की औकात समझ में आ जाती है। इसलिए आप लोग क्या करिए, जो भी जहां भी बाहर किया जा रहा हो तुरंत सीटेट वाले पहुंच करके उस तरीके का आप तुरंत किसी भी वकील से करवा करके उस जो
जो वो उस दिन स्टे लगा हुआ है इस मामले में, उस स्टे पर तुरंत काल-फार रिपोर्ट डीओ से करवाइए। उनकी हिम्मत नहीं है आपको बाहर कर देंगे, उनको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा कि हमने किस आधार पे बाहर किया है। तो वहाँ पर सर तुरंत कोर्ट बोलेगी आप इस आधार पर बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इस मामले को ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दे करके रोक रखा है। गाइज़, ये अक्टूबर में ही रोक रखा था, लेकिन आप लोगों की गलती और आप लोगों की नासमझी की वजह से इस तरीके से आप लोग की जॉब जा रही है। आप लोग अब तक काल-फार रिपोर्ट नहीं करवा पाए हैं, और एक रिपोर्ट अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के डीओ से माँग ली गई, तो फिर वो समझ जाएँगे कि चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को हल्के में ना लिया जाएगा। और अगर स्टे नहीं मानना चाहता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से स्टे ऑर्डर निकलवा लीजिए। देखिए, क्योंकि जॉब की बातें हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर कार्य करेंगे, दलालों में पैसा देंगे तो आप बर्बाद हो जाएँगे, केस जीतने वाले नहीं हैं गाइस। तो ये है पूरा अपडेट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।